नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, दैट इज बैलेंस शीट। नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ बैलेंस शीट, सी अभी तक हमने क्या देखा, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना के हम क्या कर रहे थे सर? बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जज कर रहे थे, कैसा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग एंटायर अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस ने, वो हमने पता किया। कितना प्रॉफिट या लॉस इनकर किया है वो हमने पता किया। नाउ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नाउ एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, हमें यह देखना है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, दे वर शोइंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्म हमने किया है, कितना प्रॉफिट हमने कमाया है फॉर अ पीरियड। बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं टू नो आवर फाइनेंशियल पोजीशन, कि एट द ईयर एंड आफ्टर आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या पोजीशन है हमारे एसेट्स की, क्या पोजीशन है हमारी लायबिलिटीज की, क्या नेटवर्थ है हमारा, क्या पोजीशन हमारे बिजनेस की है। तो वो फाइनेंशियल पोजीशन बताता हुआ स्टेटमेंट जो ईयर एंड पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है, उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं बैलेंस शीट इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पूरे साल क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी वो बताता है क्या? नहीं सर, इट ओनली शोज योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, योर फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द ईयर एंड। बैलेंस शीट डेट पे, जिस डेट को ये बैलेंस शीट आप बना रहे हो उस दिन क्या पोजीशन आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज की है। तो क्योंकि बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन ऑन अ गिवन डेट, ऑन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, हम बैलेंस शीट को पॉइंट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट्स अ पॉइंट स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। तो वी वुड से व्हाट इज बैलेंस शीट? इट इज अ स्टेटमेंट showing position of assets and liabilities of a business at a given point of time. So it is a point statement showing financial position of a concern at a given point. It is a point statement showing financial position of a concern at a given point. मतलब हम अगर ग्रॉसली समझें, सर बैलेंस शीट क्या शो करता है? बैलेंस शीट शो करता है क्या फंड्स हमने जनरेट किए ऑन वन साइड एंड वेयर दोस फंड्स आर एम्प्लॉयड ऑन द अदर साइड। फंड्स क्या जनरेट किए? सर ओनर बिजनेस में पैसे लाया, दैट इज फंड जनरेटेड इन बिजनेस। उधार लिया हमने, दैट इज फंड्स जनरेटेड इन बिजनेस। तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर फंड्स जनरेटेड। और वो जो फंड्स हमने जनरेट किया है वो इन्वेस्ट कहां किया है? वी हैव इन्वेस्टेड दोस फंड्स इन आवर एसेट्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या शो करेंगे? हमने फंड्स क्या जनरेट किया है, एंड ऑन दी अदर साइड क्या शो करेंगे? वो जो फंड्स हमने जनरेट किया है वो कहां इन्वेस्ट किया है। तो बैलेंस शीट is a statement showing position of assets and liabilities on a given point of time. Now, when we are preparing balance sheet, जब हम ये बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, when I talk of assets in balance sheet, सारी की सारी assets बैलेंस शीट में हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। All assets in balance sheet can be presented in two ways. We can show all our assets in the order of liquidity, or we may show assets in the order of permanence. We may show assets may be presented
in balance sheet either in order of liquidity or we may show all assets in order of permanence. एसेट्स हम लोग शो कर सकते हैं आइदर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मतलब क्या? लिक्विडिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश. तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मतलब वो एसेट्स जो इजीली, सबसे इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सबसे पहले शो करेंगे. और जो सबसे लास्ट में, सबसे लेट कैश में कन्वर्ट होंगे, वो सबसे लास्ट में शो करेंगे. तो एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश मोर इजीली विल बी शोन फर्स्ट, and assets which cannot be converted into cash that easily will be shown at the end. मतलब in order of liquidity हम लोग assets कैसे शो करेंगे? हम लोग सबसे लिक्विड एसेट सबसे पहले शो करेंगे, लाइक कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. आप देख सकते हैं जैसे जैसे कन्वर्शन ऑफ कैश, उसका टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, उसका ऑर्डर नीचे आता जा रहा है. स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, intangible assets. So in order of liquidity, most liquid assets are shown first and least liquid assets are shown at the end. Normally, when a concern, when a business organization is preparing its balance sheet, they always prepare balance sheet in the order of permanence. Order of liquidity generally follow नहीं किया जाता है. ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कौन फॉलो करता है? सर, जिनके लिए लिक्विडिटी कंसर्न रखती है. ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कौन फॉलो करता है? आइदर बैंक्स, दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. कोई फर्म नियर फ्यूचर में बंद होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है, वाइंड अप होने वाली है, तो उनके लिए लिक्विडिटी मैटर करता है. दे विल प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट showing assets in the order of liquidity. So we would say assets will be presented in order of liquidity by which organizations? Banks, financial institutions, or discontinuing business organizations. Will present their assets in order of liquidity. All other business organization will always follow which order, sir? Order of permanence. Order of permanence मतलब जो सबसे ज्यादा समय तक एसेट बिजनेस में रहेगी वो हम सबसे पहले शो करेंगे. जो सबसे कम समय तक बिजनेस में रहेगी वो सबसे लास्ट में शो करेंगे. मतलब इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस सबसे ज्यादा टाइम तक बिजनेस में कौन सी एसेट्स रहेगी? सर, फिक्स्ड एसेट्स. इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस विल शो फिक्स्ड एसेट्स फर्स्ट, then we will show intangible assets. Then, sir, long term investments, stock, bills receivable, debtors, bank balance, and cash balance.
So business organizations other than these will always present their assets in the order of permanence. वो लोग हमेशा अपनी assets show करेंगे in the order of permanence. So this is generally, these are generally two ways in which assets are presented by business organization. Sir, अभी हम एक सोल ट्रेडर का बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो सीख रहे हैं. सी, सोल ट्रेडर का कोई माई बाप नहीं है. सोल ट्रेडर का कोई बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे गवर्न करेगा बताता नहीं है. सोल ट्रेडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अपने लिए बनाता है. तो क्या उसके लिए कंपलसरी है ये कोई भी ऑर्डर फॉलो करे? नहीं. सोल ट्रेडर को अच्छा लगता है वैसे वो बुक्स बना सकता है. बट दीज आर जनरल नॉर्म्स. और अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो हमने पढ़ा है कंपनीज आर गवर्न्ड बाय वेरियस एक्ट्स. तो वो कंपनीज को अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट. एंड देयर you will see these orders. वहां पे आप ये order of showing assets देखेंगे. करेक्ट सर. सेम वे इफ वी टॉक ऑफ liabilities. हम liabilities की अगर बात करें तो liabilities also can be presented in two manner. Liabilities in balance sheet can be presented on the basis of urgency in payment. On the basis of urgency in payment. Like, फर्स्ट मेथड में हम लोग सबसे ज्यादा अर्जेंट लायबिलिटी सबसे पहले शो करेंगे. मोस्ट अर्जेंट लायबिलिटीज विल बी शोन फर्स्ट. लाइक करंट लायबिलिटीज जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, प्री रिसीव्ड इनकम्स, दोज विल बी शोन फर्स्ट. करंट लायबिलिटीज के बाद सबसे अर्जेंट लायबिलिटीज और कौन कौन सी होगी? सर, बोरोइंग्स, लोन्स, फिर रिजर्व्स हम लोग शो करेंगे, और फिर सबसे लीस्ट अर्जेंट ओनर्स कैपिटल. वो तो रीपे किया जाएगा ओनली व्हेन बिजनेस क्लोजेस डाउन. ऑपोजिट वे, लीस्ट अर्जेंट लायबिलिटी आप सबसे पहले शो कर सकते हैं. लीस्ट अर्जेंट लायबिलिटी मतलब कैपिटल का बैलेंस, फिर आप शो कर सकते हैं रिजर्व्स, फिर आप लोन्स एंड बोरोइंग्स, एंड देन यू मे शो ऑल योर करंट लायबिलिटीज. सो लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज भी दो तरीके से प्रेजेंट हो सकती है. या तो आप मोस्ट अर्जेंट पहले शो करो या आप लीस्ट अर्जेंट सबसे पहले शो करो. सो दीज आर जनरल नॉर्म्स इन विच you can present assets as well as liabilities in your balance sheet. But एक ही चीज ध्यान रखनी है, when we are preparing balance sheet, what will be shown in balance sheet, sir? Assets and liabilities. Simply वो accounts जो close नहीं करने हैं, वो accounts जिनका balance carry forward करना है to next accounting period, जो इस साल close नहीं होंगे. अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड दिस ईयर एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल. तो सर सारे रियल एंड पर्सनल अकाउंट वो क्लोज नहीं होंगे, दे विल बी कैरिड इन बुक्स ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो वो सारे रियल और पर्सनल अकाउंट हम कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में. सर जब नए साल की बुक्स बनाना स्टार्ट करेंगे, आफ्टर बैलेंस शीट ऑफ दिस ईयर इज ओवर, जब नए साल में नई सेट ऑफ बुक्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो न्यू सेट ऑफ बुक्स स्टार्ट कहां से करेंगे? वी ऑलवेज स्टार्ट प्रिपेयरिंग न्यू सेट ऑफ बुक्स लुकिंग एट बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर. वो नई सेट ऑफ बुक्स बनाना स्टार्ट कहां से करते हैं? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को देख के स्टार्ट करते हैं. इनफैक्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं, जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंस, वो नेक्स्ट ईयर की बुक्स में पहले लेके आते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर के ट्रांजेक्शन एज यूजुअल रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग वो नेक्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. आप लोग पहले स्क्रीन पॉज करके इतना कॉपी कर लेंगे. कॉपी दिस. So write down, friends, when a firm starts preparing
new set of books in new financial year. It firstly brings assets and liabilities account from last year's books in books of current year. By passing the following opening entry. क्या बोलते हैं हम इस एंट्री को? The entry we pass to open to start books of account of new financial year. क्या बोलेंगे उसको? ओपनिंग एंट्री. क्या एंट्री पास होगा सर? ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स हम बुक्स में ला रहे हैं, तो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट. वो सारी एसेट्स को बुक में लाने के लिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज. ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज एंड टू कैपिटल. तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, लास्ट ईयर की बुक्स में से, लास्ट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने बनाई है उसमें से सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज इस साल की बुक्स में लाएंगे, और वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज नेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कैपिटल को. कैपिटल इज नथिंग बट एसेट माइनस लायबिलिटी. तो वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कैपिटल को. तो ओनर का कैपिटल बैलेंस भी बुक्स में लेके आएंगे. इसके ऊपर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप लोग देखिए इन योर होमवर्क सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इन योर होमवर्क सेक्शन, इन योर क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर 14. See, we are given balance sheet of a company as on 31st December 2017. Balance sheet दिया है, and looking at this balance sheet, you are required to form, or you are required to give or prepare a relevant opening entry. आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ नेक्स्ट ईयर पास करना है. तो ऑन विच डेट वी वुड बी पासिंग दैट एंट्री? वो एंट्री कौन सी डेट को पास कर रहे हैं हम लोग? सर, वी आर पासिंग दैट एंट्री ऑन 1st of January 2018, ऑन फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. क्या एंट्री पास करेंगे? तो ऑल एसेट्स अपनी बुक्स में लेके आएंगे, न्यू सेट ऑफ बुक्स से. फ्रॉम लास्ट ईयर्स बुक्स एसेट्स विल बी ब्रॉट इन बुक्स ऑफ करंट ईयर. सो कैश डेबिट 43,000, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस 2,67,500, trade receivables debit trade receivables debit 7,49,500, inventory account debit, last year's closing inventory will become this year's opening inventory, inventory account debit 9 lakh, machinery and equipment account debit, machinery and equipment account debit 6 lakh. To Mahindra and Sons, they are our creditors. Liability side दिया है. To Mahindra and Sons 5,60,000. And to capital account 20 लाख. तो हम लोग नेक्स्ट ईयर जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले ये एंट्री बुक्स में पास करेंगे, ये सारे लेजर अकाउंट्स अपनी बुक्स में ओपन करेंगे,
ये सारे बैलेंसेस उसमें ट्रांसफर करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे. बीइंग ओपनिंग एंट्री फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज brought in current year's books. Correct. Please pause and copy this concept. हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. Now friends, we come to a very important concept. We will now discuss adjustments. हमने ये वर्ड पहले भी 2-3 बार यूज किया है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं. What are these adjustments? What are these adjustment entries? See, up to now हमने क्या डिस्कस किया, क्या देखा है? थ्रू आउट द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन ट्रेडर करता है, पहले ओरिजिनल बेसिक बुक्स में रिकॉर्ड करता है, पोस्ट करता है लेजर में, वो सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस का एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. फिर जब रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, ट्रायल बैलेंस में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, चारों टाइप के लेजर अकाउंट्स हैं. वो चारों में से एक्सपेंस और इनकम के जो भी अकाउंट्स हैं, वो एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट्स उसने क्लोज किए और ट्रांसफर कहां कर दिया? ट्रेडिंग एंड पीएनएल में. ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बैलेंस को भी क्लोज किया, कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में सर. अब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के बाद अगर एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाए, ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के बाद अगर एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाए, तो इन दैट ट्रायल बैलेंस फ्रेंड्स वी विल ओनली सी एसेट्स एंड लायबिलिटीज. खाली एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंसेस बचेगा. वो बैलेंसेस लेजर के बचेंगे जो हमें क्लोज नहीं करने, जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने. और वो बैलेंसेस हम लोग कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट में सर. नाउ आफ्टर ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर हो गया उसके बाद कुछ चेंजेस हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी पड़ती है. सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. सर व्हाट चेंजेस? हो सकता है हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, या इन रिकॉर्डिंग सम ट्रांजैक्शंस कुछ एरर, कुछ गलती हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में किया है, तो सर वो गलती सुधारना पड़ेगा. या वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. यस. सेकेंडली, थ्रू आउट द ईयर जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड कर रहे थे ओरिजिनल बुक्स में, हमने गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करके बुक सारी प्रिपेयर नहीं किए. रिमेंबर, हम लोग थ्रू आउट द ईयर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिकॉर्ड कर रहे थे, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे थे. तो हमने जब थ्रू आउट द ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मेंटेन की है. जब साल पूरा हो जाएगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा. और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. वो चेंजेस जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, टू ब्रिंग देम, टू मेक देम अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आर एडजस्टमेंट्स. वो चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स. तो एडजस्टमेंट्स क्या है फ्रेंड्स? दे आर चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी मेड इन बुक्स फॉर ब्रिंगिंग देम, फॉर मेकिंग देम अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. ये वो एरर्स हैं जो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुई है ट्रायल बैलेंस बनने तक. आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं. या ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे अप टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो आइदर दे आर चेंजेस मेड टू कन्वर्ट आवर बुक्स एज पर गैप, और दे आर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और दे आर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. तो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो चेंजेस हमको करने पड़ते हैं, ये तीनों चेंजेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट में करने पड़ते हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद
उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एडजस्टमेंट्स। और ये चेंजेस करने के लिए जो एंट्रीज हमको बुक्स में पास करनी है, वी कॉल देम एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये 3 चेंजेस करने के लिए, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस में ये 3 चेंजेस करने के लिए जो जर्नल एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी, वी कॉल देम एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो राइट डाउन व्हाट आर एडजस्टमेंट्स। वी वुड से these are changes required to be made in books of account changes required to be made in books of account to make our books consistent with accounting concepts and principles, or they are simply rectifying the errors made in books of account while recording the transactions. The entry required to be passed, the entry required to be passed to make the above changes, entry required to be passed in books to make the above changes in ledger balances is known as एडजस्टमेंट एंट्री। उस एंट्री को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो विल टेक सम एग्जांपल्स। क्या चेंजेस, किस तरह के चेंजेस हम लोग बुक्स में करते हैं, क्या एरर्स कैसे रेक्टिफाई करते हैं, विल लुक एट सम एग्जांपल्स। See, we are looking at effects of all these transactions if they are already appearing in trial balance and what if they are not there in trial balance. दोनों सिचुएशन में हम लोग क्या इफेक्ट्स देंगे? फर्स्टली, इफ यू टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन्वेंट्री चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, वाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, इफ इट इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, सर उसका मतलब क्या हुआ? इफ इट इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, आइदर हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जहां इन्वेंट्री अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, या फिर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं लेकिन परचेज को एडजस्ट कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से माइनस कर दिया है। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है, हम क्या समझेंगे? फॉर क्लोजिंग स्टॉक एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। फॉर क्लोजिंग स्टॉक जो एंट्री था वो ऑलरेडी हमने दे दिया है, मतलब वो ऑलरेडी परचेज में से डिडक्ट हो गया है या ट्रेडिंग क्रेडिट साइड शो हो गया है।
तो हमको उसका सर एक ही इफेक्ट अभी देना बाकी है। कहां पे सर? क्लोजिंग स्टॉक इज वो एक्सपेंस का पार्ट है, वो हमारी परचेज का पार्ट है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, एसेट है, तो इसे बैलेंस शीट एसेट साइड शो करेंगे। विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। Will be shown on asset side of balance sheet. And if it is not there in trial balance में अगर नहीं दिया है तो we are very clear कि यहां पे periodic inventory system follow हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी एंट्री अभी तक बुक्स में पास नहीं हुआ है, तो हम पास कर देंगे। क्या एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का फ्रेंड्स? सर एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। We credit that to trading account to deduct it from our cost, हमारी कॉस्ट में से माइनस करने के लिए। मतलब जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं हमें दो जगह उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट एसेट है सर, एसेट साइड शो करेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे। तो इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट हम उसका टू फोल्ड इफेक्ट दोनों पास करेंगे, एसेट साइड भी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड भी। अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब दिस जर्नल एंट्री इज ऑलरेडी पास्ड, मतलब वो ऑलरेडी परचेज में से माइनस हो चुका है, हमको सिर्फ उसे एसेट साइड शो करना है। सेम वे आउटस्टैंडिंग, या आपको दिया जाए अनपेड या दिया जाए अक्रूड एक्सपेंसेस। सी थ्रू आउट द ईयर जब हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे थे बुक्स में, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरे साल जब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे थे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे थे। जो एक्सपेंस पे किया है, पैसा दिया है, उसी का बुक्स में एंट्री पास किया। क्या एंट्री पास किया? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। साल के एंड में हमें पता चला कुछ ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में जिसका बेनिफिट तो इस साल मिल गया है सर, बेनिफिट इस साल मिल गया है लेकिन पैसा इस साल नहीं दिया है। बेनिफिट मिल गया है लेकिन पेमेंट इस साल नहीं दिया है। अगर बेनिफिट मिल गया है मतलब इस साल अक्रू हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं दिया है, तो खर्चा तो वो इसी साल का माना जाएगा ना, खर्चा इसी साल का माना जाएगा, तो इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड होगा ना। तो उसे इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, बुक्स में लाने के लिए एक एंट्री देना पड़ेगा। यस सर, क्या एंट्री देंगे? सर एक्सपेंस डेबिट होता है हमेशा, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन ये एक्सपेंस के लिए पेमेंट नहीं दिया है, कैश बैलेंस रिड्यूस नहीं किया है, पे करना बाकी है, तो ये अपना लायबिलिटी हो गया। अनपेड एक्सपेंस नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, अनपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। क्या एंट्री देंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अनपेड एक्सपेंस। सर व्हाट इफ इट इज ऑलरेडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में अगर ऑलरेडी दिया है मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ये वाला एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी अनपेड एक्सपेंस दिया है तो वी वुड से ये एंट्री ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ऑलरेडी पास हो गया है, मतलब ये अनपेड एक्सपेंस ऑलरेडी एक्सपेंस में ऐड हो चुका है। तो ट्रायल बैलेंस में जो अनपेड एक्सपेंस अकाउंट दिया है किस साइड दिया होगा? सर क्रेडिट साइड दिया होगा। कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, will only appear in balance sheet liabilities. Same way, prepaid expenses. प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो पे इस साल कर दिए हैं, पैसा इस साल दे दिया है, लेकिन सर बेनिफिट इस साल नहीं मिला है, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर के लिए अभी से पेमेंट दे दिया है। रिमेंबर, पे कर दिया है तो एंट्री कर दिया होगा, पे कर दिया है तो एंट्री दे दिया होगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है
तो हमें इस साल का एक्सपेंस रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यस सर। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस सर। एक्सपेंस को कम करना है तो एक्सपेंस क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड ये वो पेमेंट है जिसका बेनिफिट इस साल नहीं मिला है, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो इसका मतलब ये वो पेमेंट है जो हमें इस साल बेनिफिट नहीं दे रहा है। ऐसा पेमेंट जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो तो एसेट होता है सर। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक एसेट बुक्स में ओपन करना पड़ेगा। एंट्री क्या पास किया जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक एसेट बुक्स में ओपन करेंगे टू एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे। मतलब एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक एसेट बुक्स में शो करेंगे। सर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट बुक्स में आ गया है जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। एंड एक्सपेंस ऑलरेडी कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो एक्सपेंस में अब उसका कोई इफेक्ट नहीं देना है, वो प्रीपेड एक्सपेंस खाली एसेट साइड शो कर देना है। विल अपीयर on asset side of balance sheet. Same way, outstanding or accrued income. Outstanding और accrued income वो इनकम जिसका बेनिफिट दे दिया है इस साल। बेनिफिट इज ऑलरेडी गिवन, पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, पैसा नहीं मिला है। अच्छा सर बेनिफिट दे दिया है, मतलब इनकम इस साल अक्रू हो गया, इनकम इस साल अर्न कर लिया, पेमेंट नहीं मिला है। इनकम इस साल अर्न कर लिया है तो वो इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, वो इस साल का इनकम है। तो इनकम अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। पैसा सामने नहीं आया है तो अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्या एंट्री पास होगा? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, accrued income account debit to income account. Again, if it is appearing in trial balance, तो हम बोलेंगे accrued income account अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब वो ऑलरेडी हमारी इनकम में क्रेडिट हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो वो accrued income रिसीवेबल इन फ्यूचर है, एसेट साइड खाली शो करेंगे। will only appear on asset side of balance sheet. Pre-received income. Income which is received in this year, but for that receipt, benefit is not given in this year. इनकम जो इस साल मिल तो चुका है लेकिन जिसका बेनिफिट इस साल नहीं दिया है हमने, मतलब इस साल वो इनकम अर्न नहीं किया है, हम उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। वी ऑल्सो कॉल इट अनअर्न्ड इनकम which is received but not earned in current year. Sir, if it is received, first of all, मिल गया है तो हमने एंट्री दे दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, एंट्री दे दिया है, कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन अर्न इस साल नहीं किया है तो उसे इस साल का इनकम नहीं मानना है। मतलब क्या करना है सर, हमको इस साल का इनकम रिड्यूस करना है। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इनकम अकाउंट डेबिट, and this unearned pre-received income is our liability. Benefit future में देना है हमको, तो entry will be income account debit to pre-received income. Again, if it appears in trial balance में अगर दिया है तो that pre-received income is already deducted from income. इनकम में से माइनस हो चुका है,
वो प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट का बैलेंस सीधा लायबिलिटी साइड शो करेंगे, विल ओनली अपीयर ऑन लायबिलिटी साइड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, वॉट एवर ओनर हैज गिवन अस दैट इज हिज कैपिटल. तो उस ओनर के पेमेंट पे, उस ओनर के इन्वेस्टमेंट पे उसको हम कई बार रिटर्न देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. दैट इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड सर पेएबल टू ओनर. एक्सपेंस फॉर बिजनेस, क्योंकि ओनर ने पैसा दिया है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज आवर एक्सपेंस. एक्सपेंस फॉर बिजनेस, so interest on capital account debit. Interest on capital account debit. And since it is payable to owner, ओनर की तरफ जो हमारी लायबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी. ओनर की तरफ हमारी लायबिलिटी को हम कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल इंक्रीजेस, कैपिटल और क्रेडिट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब ये एंट्री पास हो चुका है, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आएगा. तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एक्सपेंस सीधा पीएनएल डेबिट साइड शो किया जाएगा, एक्सपेंस में शो किया जाएगा. कैपिटल में वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है. तो इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, विल बी डेबिटेड to P&L account. Will be debited only to P&L account. Interest on drawings. अब ओनर ने बिजनेस में से जो विड्रॉ कर लिया है, जो बिजनेस में से लेके गया है, वो ड्रॉइंग्स है. ओनर बिजनेस में से लेके गया है, उस पे इंटरेस्ट हम मांगेंगे ना, उससे उस पे इंटरेस्ट हम लेंगे, हम चार्ज करेंगे, हमारे लिए इनकम होगा सर. इनकम होगा तो इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिटेड. एंड दिस इनकम इज रिसीवेबल फ्रॉम, किससे लेना है? ओनर से सर. तो ओनर की तरफ हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होगी ना, कैपिटल कम हो जाएगा. मतलब फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंट्री हम क्या पास करेंगे सर? एंट्री विल बी, वी विल रिड्यूस ओनर्स लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है, क्रेडिट करेंगे. मतलब कैपिटल में से माइनस होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है. इनकम कहां जाता है सर? ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्रायल बैलेंस में दिया है, कब दिया होगा? When we have already passed this entry, ये एंट्री पास हो चुका है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ पीएनएल में शो किया जाएगा, विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल. I hope you are getting this. Sir, what if there is some stock of stationery, we would say unused stationery, stock of stationery, unused stationery, मतलब वो स्टेशनरी जो यूज तो कर लिया है, हम जो खरीद तो लिया है हमने, जिसके लिए पेमेंट तो दे दिया है, लेकिन वो यूज नहीं हुआ है इस साल. पैसा दे दिया है लेकिन यूज नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, पूरे साल में I have purchased stationery of 2000. मैंने 2000 का स्टेशनरी थ्रू आउट द ईयर परचेज किया है. अगर मैंने 2000 का स्टेशनरी थ्रू आउट द ईयर परचेज किया है, तो मैंने परचेज करने के लिए एंट्री क्या दिया होगा सर? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. मतलब मेरी बुक्स में स्टेशनरी अकाउंट का बैलेंस 2000 दिख रहा होगा. यस सर. साल पूरा खत्म हो गया, मैंने रियलाइज किया कि पूरे साल में
आई हैव ओनली यूज्ड स्टेशनरी ऑफ 1800। यूज कितना हुआ? 1800 का स्टेशनरी। मतलब सर 200 का स्टेशनरी बच गया आपके पास, अनयूज्ड है। तो ये जो 200 का स्टेशनरी बच गया है, अनयूज्ड है, साल पूरा हो जाएगा तो हम फेंक देंगे, अगले साल तो नया स्टेशनरी खरीदना है। अरे सर क्या बोल रहे हो? वो 200 का स्टेशनरी जो बच गया फेंक देंगे? नहीं, वो 200 का स्टेशनरी जो बच गया है वो अगले साल यूज करेंगे। करेक्ट। तो वो 200 का स्टेशनरी अगर अगले साल यूज करोगे तो क्या वो 200 का स्टेशनरी इस साल का खर्चा माना जाएगा? हम बोलेंगे ये जो पेमेंट 2000 का किया है उसमें से इस साल 1800 का बेनिफिट डिराइव हो गया है सर, और 200 रुपए ऐसा है, ऐसा पेमेंट है जिसका बेनिफिट इस साल डिराइव नहीं हुआ है, जिसका बेनिफिट इस साल नहीं मिलेगा। सर वो बेनिफिट तो फ्यूचर में अगले साल मिलेगा, और ऐसा पेमेंट जिसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा वो तो अपना एसेट है। तो ये 200 रुपए हम अपना एक्सपेंस नहीं, अपना एसेट मान के बुक्स में शो करेंगे। क्या नाम से? सर एज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। दिस विल अपीयर इन आवर बुक्स एज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो सोचो क्या एंट्री पास करना है? सर सबसे पहले तो हमें अपना स्टेशनरी एक्सपेंस 200 रुपए से कम करना है। हमें इस साल की बुक्स में कितना एक्सपेंस शो करना है? 1800। स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट होता है, उसे कम करने के लिए स्टेशनरी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, और एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नाम का एसेट क्रिएट करना है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगा? सर एंट्री हो जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी, एंड ट्रायल बैलेंस में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, तो वी वुड अगेन से सर ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी पास्ड दिस एंट्री। तो फिर स्टेशनरी ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, दैट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विल ओनली अपीयर इन आवर एसेट्स। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट will only appear in assets. करेक्ट। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके इतना एडजस्टमेंट्स कॉपी करेंगे, फिर हम लोग और आगे कुछ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स सपोज दिया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। इफ गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, एंड ऑब्वियसली एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब ये अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इट रिमेन्स अनरिकॉर्डेड। तो इसे बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, बुक्स में लाने के लिए एक एंट्री देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। गुड्स एज फ्री सैंपल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सर एडवर्टीजमेंट के लिए, अपना पब्लिसिटी के लिए। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है हमने, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट।
एंड गुड्स जा रहा है हमारे पास से, सर वो भी एट कॉस्ट जा रहा है, गुड्स एट कॉस्ट आर गोइंग आउट। अगर गुड्स कॉस्ट पे जा रहा है तो हमारा परचेज एक्सपेंस कम हो रहा है, विल बी क्रेडिटेड टू परचेजेस। तो वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इफेक्ट क्या देंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में ऐड कर देंगे सर, परचेज में से माइनस कर देंगे। सेम वे, if goods are withdrawn for personal use, ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके जा रहा है, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री? ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है अभी तक बुक्स में। ओनर बिजनेस में से कुछ भी लेके जाए, ओनर बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करे, वो हमारे लिए क्या है, ड्रॉइंग्स है सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। ओनर बिजनेस में से कुछ भी लेके जाता है वो हमारे लिए क्या है, ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। एंड ओनर तो कॉस्ट पे ही लेके जाएगा सर, तो वापस परचेज कम हो जाएगा, परचेज क्रेडिट करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नाउ फ्रेंड्स, इफ देयर इज लॉस ऑफ स्टॉक, अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है स्टॉक में, लॉस हुआ है आपका कोई भी स्टॉक में, तो हमको पता है लॉस ऑफ स्टॉक कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये जो लॉस है स्टॉक का, ये दो टाइप का हो सकता है। इट कैन बी आइदर नॉर्मल लॉस और इट कैन बी एबनॉर्मल लॉस। इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे स्टॉक का, हमको पहले से पता था ये लॉस होने ही वाला है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस सर ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड होता है क्या, एब्जॉर्ब होता है क्या? यस, इट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन ग्रॉस प्रॉफिट। तो नॉर्मल लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रॉफिट में इंक्लूड करने के लिए हम उसका कभी कोई एंट्री पास नहीं करते। रिमेंबर, हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो नॉर्मल लॉस का एंट्री हम बुक्स में पास नहीं करते हैं, वो नलीफाई हो जाता है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स नलीफाइड। बट फॉर एबनॉर्मल लॉस सर, वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है, वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड करना है, तो उसे परचेज में से निकाल के पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री देना पड़ता है। क्या एंट्री देते थे एबनॉर्मल लॉस के लिए? सर एंट्री पास करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज या फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट। Either we will directly deduct it from purchase or we will credit that to trading account। और ये abnormal loss कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में। तो दूसरा एंट्री, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट फ्यूचर में मिलेगा। दैट पोर्शन विच इज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी इज लॉस, वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में सर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। मतलब फाइनल अकाउंट में इसको कैसे एडजस्ट करेंगे सर? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड शो करेंगे या परचेज में से माइनस करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम एसेट साइड शो करेंगे, एंड पीएनएल में डेबिट साइड जो एक्चुअल लॉस हुआ वो शो करेंगे। तो दिस अमाउंट ऑफ लॉस विल बी शोन इन पीएनएल अकाउंट, दिस इंश्योरेंस क्लेम will appear in balance sheet asset side, and this purchase will be deducted to purchase किया है तो परचेज में से हम लोग माइनस कर देंगे और we will credit that to trading account। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। goods of ₹1000 destroyed by fire, for which insurance company admitted claim of, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है ऑफ ₹800। इंश्योरेंस कंपनी ने ₹800 का क्लेम एडमिट किया है, तो हमारे लिए
1000 का गुड्स गया, 1000 का गुड्स कॉस्ट पे गया, मतलब परचेज कम हो गया, एंट्री पास होगा सर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या फिर टू परचेज अकाउंट। अब 1000 का लॉस एक्चुअली हुआ क्या? नहीं, 1000 में से इंश्योरेंस कंपनी 800 तो पे कर रही है हमको, तो हमारे लिए लॉस एक्चुअल में कितना हुआ? 200 सर। सो P&L अकाउंट डेबिट 200, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल इन फ्यूचर है तो वो एसेट है, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। मतलब ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बुक्स में कहीं नहीं दिखेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा। P&L में डेबिट साइड 200 शो करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम एसेट साइड शो करेंगे और परचेज में से 1000 माइनस कर देंगे। यस सर। नाउ फॉर डेप्रीसिएशन, for depreciation on assets. Of depreciation on asset, there are two possibilities. Again, there are two possibilities. If not appearing in trial balance, मतलब उसके लिए कोई एंट्री अभी तक पास नहीं हुआ है। If it is not appearing in trial balance, कोई एंट्री पास नहीं हुआ है, तो एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करते हैं सर? डेप्रीसिएशन अपना एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, याद करो डेप्रीसिएशन चैप्टर, डेप्रीसिएशन अपना एक्सपेंस है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। सर अगर हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, एसेट पे चार्ज करना है, मतलब एसेट का वैल्यू रिड्यूस करना है, तो टू एसेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। इफ इट इज नॉट टू बी चार्ज, उसे चार्ज नहीं करना है, अक्यूमुलेट करना है, तो हम डेप्रीसिएशन टू एसेट नहीं, तो उसे ट्रांसफर करते थे टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, देन इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में कोई डेप्रीसिएशन नहीं है तो एंट्री पास होगा इधर डेप्रीसिएशन टू एसेट एंड और डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन कहां ट्रांसफर होगा? ये डेप्रीसिएशन आप ट्रांसफर कर दोगे टू योर P&L अकाउंट, खर्चा है, एसेट रिड्यूस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वो भी हम शो करेंगे एज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, एसेट साइड एसेट में से माइनस करके ही शो करते हैं उसका प्रोविजन। व्हाट इफ इट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है, सॉरी डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है, डेप्रीसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वी वुड से ये एंट्री डेप्रीसिएशन का ऑलरेडी पास हो चुका है, तभी डेप्रीसिएशन अकाउंट बुक्स में आया है। तो वो डेप्रीसिएशन अकाउंट हम सीधा कहां शो कर देंगे? विल बी शोन डायरेक्टली इन P&L अकाउंट, विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट डेबिट साइड। सीधा कहां ट्रांसफर हो जाएगा सर? विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू P&L अकाउंट डेबिट साइड। खास ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो लायबिलिटी में शो नहीं करते हैं, एसेट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड एसेट में से लेस करके शो करते हैं। आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में हमेशा बुक वैल्यू ऑफ एसेट शो किया जाता है, तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, आउटर कॉलम में क्या शो किया जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ एसेट शो किया जाएगा। तो आप लोग इतना कॉपी कीजिए, अगेन स्क्रीन पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक देखेंगे।